हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम जून 2023 यानी कि जो अभी हाल में एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लोक विकास एवं पर्यावरण वाले यूनिट से, जिसको इंग्लिश में पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट कहा जाता है, महत्वपूर्ण 100 SIQ क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, यानी सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने इन 100 प्रश्नों में से 70 प्रश्नों के सही जवाब अच्छे से दे दिए तो आपकी लोक विकास एवं पर्यावरण वाले यूनिट की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप उम्मीद है कि 5 क्वेश्चन में से सभी क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा। 100 क्वेश्चन कोई आसान क्वेश्चन नहीं होते हैं, इसमें हर तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे, इजी, मॉडरेट, टफ लेवल, और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के देखने को इसमें मिल जाएंगे। तो बहुत ही ये हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, इसलिए मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा। ये नॉन स्टॉप 100 क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि ये वीडियो आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है लोक विकास एवं पर्यावरण वाले यूनिट में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वीडियो को कैसे कवर करना है। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन जैसे ही आपको स्क्रीन पे दिखेगा आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इत्मीनान से अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। मैं कंटिन्यूअस चलता रहूँगा ताकि वीडियो लंबा ना हो, नहीं तो अगर मान लीजिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ हर एक क्वेश्चन को तो 1 से 2 मिनट या 3 मिनट मान लीजिए लगेगा, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 के साथ, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और मुझे पता है अच्छे से कि जहाँ तक 20 से 30 मिनट के ऊपर वीडियो जाती है, जो स्टूडेंट होते हैं, जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं वो तो देख जाते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते हैं वो वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं और उनका वहाँ पर सिलेक्शन वैसे उनका तो हो नहीं पाता, क्योंकि किसी भी परीक्षा को क्लियर करने के लिए बड़ा अच्छे तरीके से पेशेंस रख के सारी चीज़ों को जो है अध्ययन करना पड़ता है। और पेशेंस और धैर्य आप सभी को पता है कि सभी के अंदर नहीं होता है। जिन्होंने पेशेंस और धैर्य के साथ अच्छे से तैयारी कर ली वो निश्चित रूप से हर एक एग्जाम को क्लियर कर जाता है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप सभी को पता है कि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में जो मेरे साथ चल रही है, मैंने आपको बता भी रखा है और इस तरह के मैं वीडियो बना पा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हेल्प मिल पाए। और टाइम निकाल के क्वेश्चन को टाइप करना, 100 क्वेश्चन टाइप करना, फिर उसे एक घंटे से अधिक का समय लगता है इसको कवर करने में, एडिट करके आपको अपलोड करने में, तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है। 1-2 दिन गैप हो गया, वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाए, लेकिन जो भी वीडियो प्रोवाइड करेंगे वो सॉलिड वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पादित फ्लाई ऐश एक पर्यावरण हितैषी संसाधन है जिसका किसमें उपयोग किया जाता है। यानी कि जो भी ताप विद्युत संयंत्र आपके होते हैं जहाँ पर बिजली बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है, कोयले को बर्न करके। तो ऐसा नहीं कि कोयले को बर्न करने से डायरेक्ट जो है बिजली आपकी बन जाती है, वो एक प्रोसेस होता है। बॉयलर में पानी होता है, वो उबलता है, उसकी स्टीम से टरबाइन चलती है, फिर बिजली बनता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, इनको देख लेना है और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर बताना है। तो ज़्यादा समय नहीं लेना, वीडियो को पॉज करिए, इत्मीनान से सोचिए, हम डायरेक्ट यहाँ पर आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर पहला, दूसरा और इसके साथ साथ तीसरा, ये चौथा, ये चारों चीज़ जो है यहाँ पर उपयोग में ली जाती है। एक तो सूक्ष्म पोषक के रूप में कृषि में इस फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ ही साथ बंजर भूमि के विकास में भी इस फ्लाई ऐश का इस्तेमाल होता है और बांध और जल धारण संरचनाओं में भी जो है इसका इस्तेमाल होता है और ईंट उद्योग, जो ईंट बनाने की इंडस्ट्री है, उसमें भी इस फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चारों आपके राइट यहाँ पर हो जाएंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। आइए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक विपदाओं के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं होता है। तो यहाँ पर कुछ प्राकृतिक जो विपदा या आपदा होती हैं उनके बारे में दिया गया है और बोला जा रहा है साफ साफ कि कौन सी ऐसी विपदा या आपदा है जिसका एक निश्चित प्रारंभ नहीं है, यानी आप ये नहीं कह सकते कि इस टाइम पे ये आपदा आएगी और ये इस टाइम पे खत्म हो जाएगी। तो जिसका निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं है वो कौन से यहाँ पर विपदा या आपदा नहीं है, ये आपको बताना है।
देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये एक ऐसी प्राकृतिक विपदा है जिसका निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सूखा जो है एक बड़ा क्रिटिकल जो है प्राकृतिक आपदा है, जिसमें चारों तरफ लैंड आपके चाहे नमी के कारण कह लीजिए मॉइस्चर या वाटर के अभाव के कारण सूखा पड़ जाता है, जहां पर आप कोई क्रॉप नहीं उगा सकते। वहां के लोगों को पानी की, भोजन की बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती है और भारत में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो सूखाग्रस्त हर साल रह जाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा वो कौन कौन से क्षेत्र है। अगर आप राज्य वाइज बताना चाहते हैं तो राज्य वाइज बता सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन अभिकथन और तर्क के रूप में है। अभिकथन में दिया गया अंतः वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। अंतः पर्यावरण में वायु प्रदूषकों का विसर्जन अपेक्षाकृत सीमित होता है। नीचे दिए गए इन विकल्पों में से आपको अपना सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो तेजी के साथ चलती रहेगी दोस्तों, बस आपको यही करना है कि वीडियो को पॉज करके इत्मीनान से जो है सभी विकल्पों को देख लीजिएगा, उसके बाद से राइट आंसर देने का प्रयास करिएगा। इस तरीके से आप भी प्रश्नों को आज जल्दी अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे और मैं जिस तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ उस तरीके से वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी नहीं होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। और देखिए यहाँ पर जो है आपका अंतः वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है, यानी कमरे के अंदर कोई पोल्यूशन हो रहा है या कोई ऐसी गैस की अधिकता जो है बढ़ जा रही है जो आपके स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है, तो ये भी जो है आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है। और अंतः पर्यावरण में वायु प्रदूषण का विसर्जन भी अपेक्षाकृत सीमित आपका होता है। तो यहाँ पर अभिकथन और तर्क दोनों सही है और तर्क अभिकथन को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में कुल विद्युत उत्पादन में इनके योगदान के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा स्रोतों के सही क्रम की पहचान कीजिए। ताप विद्युत संयंत्र जिसको शॉर्ट में TPP लिखा गया है, विशाल जल विद्युत परियोजना जिसको शॉर्ट में LHP लिखा गया है, परमाणु ऊर्जा जिसको NE से इंडिकेट किया गया है, नवीकरणीय ऊर्जा जिसको रिन्यूएबल एनर्जी से इंडिकेट किया गया है, जिसमें सौर ऊर्जा ये आपका होगा, तो और नहीं है, ये आपका सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जैव मात्रा और लघु जल विद्युत परियोजना सम्मिलित है। तो इनको क्रम से आपको लगाना है दोस्तों। तो इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है ज़्यादा से, यानी सबसे पहले किससे जो है बिजली बनाई जाती है उसका परसेंटेज ज़्यादा होगा तो पहले आपको क्रम में लगाना है, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, ऐसे ज़्यादा से कम की तरफ आपको जाना है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपका ताप विद्युत से, मैं टी से इंडिकेट करता हूँ इसको, ताप विद्युत गृह से भारत के अंदर या अपने देश के अंदर 67% बिजली बनाई जाती है। अगर मान लीजिए 100% बिजली भारत के अंदर बनती है तो उसमें से 67% जो है बिजली ताप विद्युत गृह से बनती है। फिर आपका एन से मैं इंडिकेट करता हूँ यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा, तो ये जो है आपका 23% बिजली जो है बनाया जाता है, 23.6%, इस तरीके से याद रखना है आपको। और जल विद्युत से, जिसको यहाँ पर इन्होंने LHP से इंडिकेट किया है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाइड्रो पावर, आप इस तरीके से कह सकते हैं। तो इससे बिजली जो बनाई जाती है अपने देश के अंदर 12.30% बिजली जो है बनाई जाती है। और यहाँ पर परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर मैं यहाँ पर कर देता हूँ, NE न्यूक्लियर एनर्जी जो आपका हो गया, तो इससे जो बिजली बनती है वो 1 जो है आपका 80% बिजली बनाई जाती है। तो ये आपको याद रख लेना है। कुछ डिटेल्स हैं जिसको मैंने बता दिया, अगर मैं ऐसे ही बताता चलूँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने बता दिया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा जा रहा है भारत की नदियों में निम्नलिखित में से किसको प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जाता है। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने यहाँ पर 2022 या 21 के आसपास जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, अलग अलग मल्टीपल शिफ्टों में, आपको पता है कि हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से बेस्ट क्वेश्चन कोई और नहीं है प्रैक्टिस सेट के रूप में लगाने के लिए। तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रश्नों में से ज़्यादा प्रश्नों को आप सही कर पाते हैं तो आपका ये यूनिट अच्छे तरीके से तैयार हो चुका होगा, ये आप मान सकते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अशोधित वाहित मल। भारत की नदियों में निम्नलिखित में से किस
प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जाता है। तो आपको पता है कि ज़्यादातर जो बड़े बड़े शहर आपके हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, महानगर है, वो नदियों के किनारे जो है डेवलप हुए हैं। तो उन महानगरों के जो गंदे कचरे या गंदे जो पानी होते हैं, चाहे वहाँ पर इंडस्ट्री जो लगी होती है, उसके जो वाटर्स होते हैं वो नदियों में जो है डाल दिए जाते हैं और उसमें बहुत सारा जो है गंदा केमिकल्स होता है, आपका बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो पानी में डाइल्यूट हो जाते हैं और जलीय जीव को प्रभावित करते हैं, कई तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अभी जो है एक क्वेश्चन 2 मिनट में चल रहा है, तो मुझे कोशिश करना है कि एक क्वेश्चन 1 मिनट में हो, तभी जाकर जो है कम समय में ये वीडियो कंप्लीट होगी। एक अवस्थिति पर वायु गुणवत्ता को अभिलक्षणित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला मानक PM 2.5 है और यहाँ अनुलग्न 2.5 का क्या अर्थ है। देखिए पीएम का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि हवा के अंदर जो है आपके बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म कण होते हैं जिनको यहाँ पर मेजरमेंट के रूप में 2.5 के रूप में इंडिकेट किया गया है। तो यहाँ पर 2.5 का अर्थ क्या है ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निश्चित इकाइयों में आलंबित कणों का आकार ही जो है आपका 2.5 है, इंग्लिश में शॉर्ट में पीएम बोला गया, यानी पार्टिकुलेटेड मैटर। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 7। इसमें पूछा जा रहा है गैर नवीकरणीय संसाधनों का समुच्चय चुनना है आपको, यानी कि जो नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत नहीं आते हैं उनका ही क्रम आपको यहाँ पर चुन लेना है और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और फास्फेट ये सभी गैर नवीकरणीय संसाधनों का समुच्चय है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसलिए यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नवीकरणीय के बारे में आपको पता ही है, जैसे कि आपका सोलर एनर्जी है, हाइड्रो पावर है, इसके साथ ही साथ जो है भूतापीय ऊर्जा, ये सभी क्या है नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आती है। चाहे विंड एनर्जी आपकी हो गई जिसमें किसी भी प्रकार का जो है अपशिष्ट नहीं निकलता है, मतलब पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है एनर्जी का सोर्स, वही आपका नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित जल के कारण होती है। कुछ विकल्प यहाँ पर दिए गए, इनको देख लीजिए और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पहला और इसके बाद से तीसरा और चौथा यहाँ पर राइट है। गियार्डियसिस और इसके बाद से एमोहाबियासिस और टाइफाइड, ये तीनों एक ऐसी बीमारी है जो कि यहाँ पर प्रदूषित जल के कारण होती है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन CO2 ये आपका हो जाएगा गैस का कि सबसे बड़ा जो है निमज्जक सिंक है, ये आपको बताना है, यानी कि कौन सबसे ज़्यादा जो है CO2 गैस को एब्जॉर्ब करता है। इन चारों विकल्पों में से ये आपको बताने का प्रयास करना है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, महासागर जो है CO2 गैस का सबसे बड़ा निमज्जक सिंक है। याद रखना है कि कार्बन सिंक एक प्राकृतिक या कृत्रिम भंडार है जो वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड को भौतिक एवं जैविक पद्धति से संग्रहित रखने का काम करता है। तो यहाँ पर जो है महासागर आपका इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपका वन क्षेत्र आता है। अगर पूछे कि सबसे पहले कौन सा आता है जो CO2 को सबसे ज़्यादा कंजप्ट करता है, तो जो फॉरेस्ट एरिया होता है वो होता है, फिर चारागाह होता है, मृदा होता है, उसके बाद से महासागर आपका आता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आवाहन जन्य प्रदूषक है। आवाहन जन्य प्रदूषक यहाँ पर पूछा जा रहा है, इन चारों में से आपको बताना है, यानी वाहन से नहीं निकलता है, उसका सोर्स कुछ और होता है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है अवाहन जन्य प्रदूषक आपका है। ये आपका AC एयर कंडीशनर होता है, उससे निकलता फ्रिज, इस तरीके से CFC आपका यहाँ पर निकलता है। तो उम्मीद है कि इसका राइट आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में दिया होगा। और मोटर वाहन से निकलने वाले जो प्रदूषक होते हैं उसमें पार्टिकुलेटेड मैटर होता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है,
कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है और हाइड्रोकार्बन, ये सभी वाहन जन्य प्रदूषक हैं। बाकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है और एयर कंडीशनर होता है उनके द्वारा ये आपका निकलता है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है। एक प्रकार का प्रोटोकॉल है और इसका उद्देश्य क्या है ये आपको चारों विकल्पों में से बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ओजोन अपव्ययकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से दूर करना, यानी कि ओजोन को ह्रास पहुंचाने वाली जो भी गैसें हैं उनको कम करने का प्रयास करना है। और ओजोन जो है हमारे वायुमंडल की एक ऐसी छत है, एक ऐसी परत है जो सूर्य से निकलने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज कह लीजिए या पराबैंगनी किरणें कह लीजिए, उनको रोकती हैं धरती पर आने से। तो उससे क्या होगा, अगर आ जाएगी तो बहुत सारी स्किन संबंधी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें बड़ी प्रॉब्लम कैंसर जैसी समस्या देखने को आपको मिल सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से ऊर्जा के किस स्रोत में न्यूनतम विद्युत उत्पादन होता है। तो आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि ऊर्जा का ऐसा कौन सा इनमें से स्रोत है जिससे कम से कम बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, भूतापीय ऊर्जा का स्रोत एक ऐसा स्रोत है जिससे बिजली बहुत ही कम मात्रा में बनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा जा रहा है ताजमहल पर मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके प्रतिकूल प्रभाव की आशंका है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड का जो है प्रतिकूल प्रभाव देखने को आपको यहाँ पर ताजमहल के ऊपर मिल जाएगा। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में या बहुत पहले रिसर्च हुआ तो ताजमहल काला या डल पड़ रहा है या उस पर काई जैसे इस तरीके से प्रॉब्लम देखने को मिले, तो किसके कारण से, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और ये क्वेश्चन आपका कथन वाले फॉर्म में है। तो कथन पहले में दिया गया भूकंप ए रिक्टर स्केल पे 5 है और भूकंप बी उसी स्केल पर 8 है और भूकंप बी का तरंग आयाम ए की तुलना में 1000 गुना होता है। कथन दूसरे में बोला जा रहा है कि बी में मुक्त ऊर्जा ए की तुलना में 3 गुना अधिक है। तो अब दोनों कथनों को समझना है, उसके बाद से इन चारों विकल्पों में से अपना राइट आंसर आपको देना है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कथन पहला सही है और कथन दूसरा आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि बी में मुक्त ऊर्जा ए की तुलना में 3 गुना अधिक नहीं होगी। बाकी कथन पहला आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा जा रहा है पूर्वी भारत के बड़े हिस्से में भूजल निम्नलिखित में से किससे प्रदूषित होता है। जो पूर्वी क्षेत्र आपका है, असम है, मणिपुर है, नागालैंड है और भी जो आपके त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में आपका प्रदूषित जल किसके कारण से होता है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका आर्सेनिक के कारण जो है आपका यहाँ पर जल जो है क्या होता है, प्रदूषित होता है। याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से पेरिस समझौते की विशेषताएं कौन सी है। तो जो पेरिस समझौता या प्रोटोकॉल आपका हुआ था तो उसमें कुछ अलग अलग समझौते किए गए थे, तो उनकी मुख्य विशेषताओं के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए जिनको आपको ध्यान में रख के नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से अपना राइट आंसर बताना है। वीडियो को पॉज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पर्याप्त समय मिलेगा। अभी मैं मेरी जो स्पीड है वो धीरे है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो जो है कम समय में यहाँ पर कंप्लीट करूँ ताकि आपको ज़्यादा समय यहाँ पर न लगाना पड़े और ये सारे बहुमूल्य और महत्वपूर्ण प्रश्न आप अच्छे से कवर कर लो। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा और तीसरा आपका हो जाएगा। यह समझौता साम्य और उमयनिष्ठ के सिद्धांतों की पहचान करता है पर उनका दायित्व भिन्न भिन्न होता है और पेरिस समझौता संबंधी है आपका 2020 के जलवायु हस्तक्षेप से। तो ये 2 स्टेटमेंट्स या 2 विशेषताएं जो हैं इन चारों में से आपके पेरिस समझौता से सही हो जाएंगी और यहाँ पर जो है इसीलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और यहाँ पर ये उमय नहीं, ये उभयनिष्ठ आपका हो जाएगा, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसको गौण वायु प्रदूषक माना जाता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन जो है आपका गौण वायु प्रदूषक के रूप में माना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत सरकार
द्वारा जो है वर्ष 2030 तक भारत में विद्युत शक्ति की कुल संस्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी कितना होगा। मान लीजिए भारत में 100% बिजली अगर बनाई जाएगी 2030 में, तो इसमें से नवीकरणीय ऊर्जा की भागीदारी कितनी होगी, इसको सुनिश्चित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। कितने प्रतिशत तक, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 40% जो है इसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तत्काल में अभी आपका 22 से 23% के आसपास है। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था। तो 100% में से 40% एनर्जी आपकी नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत होगी, चाहे उसमें सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, हाइड्रो पावर हो। इस तरीके से अलग अलग आपके नवीकरणीय ऊर्जा है जिसको मैंने आपको बता रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा जा रहा है कि परमाणु कचरे को डंप करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त आपका यहाँ पर विकल्प हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, लवण खान जो है परमाणु कचरे को डंप करने के लिए सबसे उपयुक्त आपका यहाँ पर विकल्प हो जाएगा। मतलब बहुत बड़े बड़े गड्ढे या खान होते हैं लवण के, जो सॉल्ट मतलब बहुत, तो उसमें जो है इन कचरों को क्या करते हैं, निस्तारण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर, ये बहुत खतरनाक कचरा आपका होता है। न्यूक्लियर पावर से निकलने वाली रेडिएशंस जो है आपके एटमॉस्फेयर में पूरा फैल जाती है। और आपको पता है ये एक ऐसा तत्व मतलब होता है जो आपके शरीर के अंदर जाता है और बहुत सारे क्रिटिकल सिचुएशन यानी कि हेल्थ संबंधी इशू को क्रिएट कर देता है। जो आपके परमाणु कचरा आपका होता है, रेडिएशन इससे बहुत ज़्यादा निकलता है आपका, जो भी मिसाइल्स लॉन्च की जाती है और भी कई सारे परीक्षण या प्रक्षेपण किए जाते हैं सैटेलाइट्स के। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा जा रहा है कि वर्षा प्रचुर वन के व्यापक क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई किए जाने का दीर्घकालीन प्रभाव क्या आएगा। वर्षा के प्रचुर वन के व्यापक यानी वर्षा वन के जो प्रचुर व्यापक क्षेत्र आपके होते हैं, अगर वहां पर वृक्षों की कटाई की जाती है तो दीर्घकाल में इसका परिणाम क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका दीर्घकाल में जो परिणाम होगा, उन क्षेत्रों में भूक्षरण की दर में आपकी वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि पेड़ को इन्वायरमेंट के लिए तो लगाया ही जाता है, लेकिन इसके साथ ही साथ इनकी जड़ें क्या करती हैं कि उन क्षेत्रों की मिट्टी को अच्छे से पकड़ कर रखती हैं। तो अगर जहां पर आपका वन क्षेत्र नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, तो वहां पर भूक्षरण की दर भी आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी, यानी कटाव, उसमें अपर्दन जिसको आप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस प्रदूषक को भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल किया गया है, यह आपको बताना है। जो आपका एक्वाई होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें किस प्रदूषक को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड को जो है यहाँ पर भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक के अंतर्गत जो है शामिल किया गया है। याद रखना है, वायु प्रदूषण की माप हेतु सितंबर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान के तहत केंद्रीय सरकार के द्वारा जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स का आरंभ किया गया था। एक्वेआई एयर, ये जो आपका इस तरीके से शॉर्ट में होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। उम्मीद करता हूँ राइट आंसर आपने दिया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के स्थापना हेतु संयुक्त रूप से किसने प्रयास किया था, ये आपको बताना, किन दो देशों ने सबसे पहले प्रयास किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस और भारत के द्वारा सबसे पहले पहल की गई थी अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में भी मैंने पहले कई वीडियो में अच्छे से बता रखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा जा रहा है जलवायु परिवर्तन के संबंध में राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से मिशन आपके शामिल है। तो यहाँ पर तीन कुछ स्टेटमेंट्स इसके संदर्भ में दिए गए हैं और नीचे दिए गए इन चार विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, पहला और तीसरा जो है जलवायु परिवर्तन के संबंध में राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत या उस मिशन के अंतर्गत जो है शामिल किया गया है। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को संपोषण करना, संरक्षित करना, वहाँ पर जितनी भी बायोडाइवर्सिटी उसको बचा कर रखना और जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीति की जानकारी लेना, यानी किस कारण से ये आपका बढ़ रहा है, कैसे इसको रोका जा सकता है, किन गैसों को कम किया, मतलब इस तरीके से आपका 1-3 जो है आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन नगरपालिका वाले ठोस कचरे की जैव वैज्ञानिक विधि है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है आपका कंपोस्ट तैयार करना। ये जो है नगर पालिका वाले ठोस कचरे की जैव वैज्ञानिक विधि है, यानी नगर पालिका से जो कोई ठोस कचरा निकलता है जैसे कि नाली वाली में आपका होता है, तो इससे क्या करना है, कंपोस्ट तैयार करना है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो पौधों की ग्रोथ में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, इसलिए उससे कंपोस्ट तैयार कर लिया जाता है। ऑप्शन सी आपका क्या है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा जा रहा है पानी में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम्स आपका होता है, ये आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रेट के कारण जो है, मतलब पानी में अगर नाइट्रेट की कमी है या इसकी अधिकता है, इसकी अधिकता से जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम्स आपका यहाँ पर होता है। अधिकता के कारण, पानी में अगर नाइट्रेट की अधिकता है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा जा रहा है वर्ष 2022 तक पवन ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने के लिए भारत सरकार ने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो करंट टाइम में ये क्वेश्चन आपका बन जाता है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से। वो आपका कोई तूफान से रिलेटेड हो सकता है, कोस्टल रीजन में बहुत सारे तूफान होते हैं, कहाँ पर आया था नाम, इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर से, तो जो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड इशू या कोई प्रॉब्लम्स आपके चल रहे हैं करंट सिचुएशन में जिस पे चर्चा हो रही है, कोई ऐसी घटना हुई है, तो उनको आप देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन करंट अफेयर से आपका इस यूनिट में बनता है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 60 गीगावाट जो है यहाँ पर पवन ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने के लिए भारत सरकार ने लक्ष्य को निर्धारित किया था 2022 तक, और ये आपका कंप्लीट भी हो चुका है, लेकिन ये आपका 60 गीगावाट वाला लक्ष्य अभी हासिल नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा प्रदूषक समुद्री प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, कृषि अपवाह हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ जो है अगर आप चाहो तो डी भी, यहाँ पर सीवेज का जो पानी होता है वो भी हो सकता है। तो कौन सा प्रदूषक समुद्री प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है, कृषि अपवाह का मतलब जो बरसात के समय में जो आपके कृषि क्षेत्र होते हैं उसमें पानी लगता है और उसके माध्यम से वो पानी जो है आपका निस्तारण होके जो है नदियों में या छोटे छोटे आपके जो नलिकाएं होती हैं पानी की, उससे गुजर के नदियों में जाती हैं, और उसमें जो भी आपने पेस्टिसाइजर और हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल आपने खेतों में किया है तो वो आपका डाइल्यूट होके पानी में मिल जाता है, और वो नदी आपको पता है ऑलमोस्ट समुद्र में जाकर गिरता है, ओशियन महासागर में। उसी प्रकार से सीवेज को आप देख सकते हैं। तो ए और डी यहाँ पर एप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर लग रहा है, तो आप दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हो। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का राइट ए और बी आपका, ए एवं बी दोनों हो सकता है, तो यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा जा रहा है कि परमाफ्रोस्ट किस बायोम की विशेषता को बताता है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो परमाफ्रोस्ट जो आपका है वो टुंड्रा जो बायोम है उसको यहाँ पर जो है उसकी विशेषता को बताता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें पूछा जा रहा है कच्छ वनस्पति कहाँ मिलती है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है खारा जल जो क्षेत्र आपका होता है वहां पर कच्छ वनस्पति पाई जाती है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा जा रहा है यूट्रिफिक जल में केमिकल ऑक्सीजन की मांग होती है, कितनी, मतलब किस प्रकार की होती है। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर उच्च होती है। याद रखना है यूट्रिफ जल में केमिकल ऑक्सीजन की डिमांड उच्च होती है, और वस्तुतः यूट्रिफिकेशन ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र में कृत्रिम या प्राकृतिक पदार्थों जैसे कि फास्फेट और नाइट्रोजन की वृद्धि उर्वरकों या मल जल के माध्यमों से होती है, और यह पोषक तत्वों की वृद्धि को बढ़ाने के साथ ही साथ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अर्थात बीओडी में वृद्धि करता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा जा रहा है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत निम्नलिखित में से कौन से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित हुआ है 5 सालों के अंदर, ये आपको बताना है। तो हाल फिलहाल में ऐसा कोई भी अगर डिजास्टर आपको दिखता है तो मतलब 2-3 महीने या 4-6 महीने या 1 साल पहले भी आप देखोगे तो वहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर बन जाते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, गाजा, हुदहुद, ओखी, ये सभी जो है पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत के अंदर आए हुए उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं।
गाजा नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात 15 नवंबर 2018 को बंगाल की खाड़ी में उठा और इससे जो प्रभावित क्षेत्र थे तमिलनाडु और पुडुचेरी, और हुदहुद जो आपका है ये भी एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, 2014 में ये आया था। और यहाँ पर जो ओखी है ये भी 2017 में आया था, और इससे प्रभावित जो क्षेत्र थे केरल, तमिलनाडु एवं लक्षद्वीप के कई हिस्से आपके थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो इस तरीके का कोई भी चक्रवात या कुछ हाल फिलहाल के 1 सालों में आया हुआ है तो उसको आप देख सकते हैं, करंट अफेयर के रूप में इस यूनिट में वो पूछ लिए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से संपोषणीय विकास लक्ष्यों के संबंध में कौन से प्राथमिक क्षेत्र हैं। यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए और नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से अपना राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। एक तो पहला आपका हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा और यहाँ पर चौथा हो जाएगा। गरीबी से मुक्ति, दुधा की शून्यता, क्षुधा शून्यता यहाँ पर लिखा गया है, इसको देखिएगा, और शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थाएं, यानी कि संपोषणीय विकास लक्ष्यों के संबंध में जो प्राथमिक क्षेत्र है जिनको कम करना है, गरीबी से मुक्ति यानी जो देश के अंदर गरीबी है अलग अलग उसको कम करना, शांति स्थापित करना, न्याय सुदृढ़ संस्थाएं स्थापित करना और सुधा शून्यता। तो यहाँ पर जो है इन तीनों को जो है लिया जा सकता है, यहाँ पे राइट है, मतलब पहला, दूसरा और चौथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। इसमें और भी है लेकिन जो दिया गया उसके अंतर्गत ये तीनों आपके राइट होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 अभिकथन, और ये तर्क वाला क्वेश्चन है। अभिकथन में दिया गया है कि मेथेमोग्लोबिमिनिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर पाता। तर्क में दिया गया है नाइट्रेट की उच्च मात्रा वाले पेयजल का उपयोग करने से मेथेमोग्लोबिमिया होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाम है लेकिन इसको आपको कंसीडर करना है। नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या यहाँ पर आपका हो जाएगा। याद रखना है ब्लू बेबी सिंड्रोम पेयजल में नाइट्रेट की उच्च मात्रा से बच्चों में होने वाला रोग है, और इसे ही मेथमेग्लोबिनीमिया, ये नाम ही कॉम्प्लिकेटेड है तो याद रखना है, कहा जाता है। और इससे बच्चे के मुंह में बुलबुले निकलते हैं तथा उनकी त्वचा नीली पड़ जाती है। इससे बच्चों के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। तो याद रखना है ये ब्लू बेबी सिंड्रोम से ही रिलेटेड है, और नाइट्रेट की मात्रा पानी में अधिक होती है तो अगर उसको आप लेते हो तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 अभिकथन तर्क वाला क्वेश्चन है। अभिकथन में दिया गया है निम्न क्षोभ मंडल में ओजोन का उच्च सांद्रण वांछनीय है। तर्क में बोला जा रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी तल पर जीव जंतुओं की रक्षा करती है। अब दोनों को समझने के बाद आपको चारों विकल्पों में से राइट आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए गलत है किंतु आर आपका सही हो जाएगा, यानी अभिकथन आपका पूरी तरीके से गलत है लेकिन तर्क आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका क्या है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें पूछा जा रहा है कि ओलिगोट्रोफिक्स झीलों में शैवाल पुल्लिकाएं होती हैं, ये आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही कम बार ये आपका होती है। याद रखना है ओलिगोट्रोफिक झीलों में शैवाल पुल्लिकाएं बहुत कम बार होती हैं। एक जल निकाय ओलिगोट्रोफिक या मेसोट्रोफिक या यूट्रोफिक और हाइप्रोट्रॉफिक हो सकता है, और ओलिगोट्रॉफिक एक ऐसी झील या जल निकाय है जिसमें पोषक तत्वों की कम मात्रा होने के कारण अपेक्षाकृत कम उत्पादकता देखने को मिलती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें पूछा जा रहा है भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक छत के ऊपर विद्युत के लिए ऊर्जा पैनल संस्थापन का निर्धारित लक्ष्य क्या रखा गया है, यानी कि सोलर पैनल से या सोलर एनर्जी के द्वारा कितना बिजली जो है बना लेना है 2022 तक। ये अभी ओल्ड क्वेश्चन पूछा गया था 2021-21 के आसपास, तो आप करंट टाइम के सिनारियो में देख लेना है आपको 2023 तक क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 40 गीगावाट जो है यहाँ पर निर्धारित किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें पूछा जा रहा है जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार के कितने राष्ट्रीय मिशन यहाँ पर हैं, इन चारों में से बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 8 मिशन यहाँ पर हैं। पहला है राष्ट्रीय सौर मिशन, दूसरा है आपका राष्ट्रीय
श्रमवर्धित ऊर्जा बचत मिशन, तीसरा है राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, चौथा है राष्ट्रीय जल मिशन, पांचवा है राष्ट्रीय हिमालय प्रणाली परीक्षण मिशन, और इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय हरित भारत मिशन है, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीति ज्ञान मिशन है। ये 8 मिशन आपके हैं भारत सरकार के। कितने राष्ट्रीय मिशन है? 8 मिशन, जिनको एक एक करके मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस ऊर्जा स्रोत का उपयोग विद्युत उत्पादन में ऊर्जा संपरिवर्तन के लिए किया जाता है? ये आपको यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। वायु के द्वारा जो है यहाँ पर ऊर्जा या बिजली बनाई जा सकती है विंड टरबाइन के माध्यम से, और इसके साथ ही साथ और भी कई यहाँ पर विकल्प, एक तो डी भी आपका राइट हो सकता है, संभवित न्यूक्लियर पावर के द्वारा भी जो है बिजली यहाँ पर बनाई जाती है, बहुत कम क्वांटिटी में अभी करंट टाइम में बनाई जाती है, लेकिन यूजीसी के द्वारा जो राइट आंसर माना गया था वो वायु के द्वारा यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें पूछा जा रहा है किसी भूगर्भ तापीय आरक्षित में जो है 5 गुणते 10 के पावर 19 जे ताप संग्रहित है। यदि इस आरक्षित के आधार पर किसी भूतापीय विद्युत संचयन की कुल क्षमता 0.04 है तो इस संचय से 1 वर्ष की समय अवधि में कितना विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है? ये आपको इन चारों विकल्पों में से जो है बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। 63.41 गीगावाट जो है बिजली बनाई जा सकती है। थोड़ा सा कैलकुलेशन टाइप में ये क्वेश्चन है, तो आप इसको थोड़ा सा ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपने अगर राइट आंसर लगाया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें पूछा जा रहा है सोलर सेल निर्माण में व्यापक रूप से प्रयुक्त सामग्री क्या होती है? जो सोलर सेल बनाए जाते हैं उसमें व्यापक रूप से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। सिलिकॉन का व्यापक तौर पे इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अगर 100% में अगर हम बात करें, 100% कोई कंपोनेंट या अलग अलग मटेरियल्स यूज किए जाते हैं तो उसमें सिलिकॉन जो है 95% जो है इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और सिलिकॉन धरती पर दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सिलिकॉन निर्मित सोलर सेल उच्च दक्षता, कम लागत एवं लंबे जीवन काल जैसे गुणों से युक्त होते हैं, यानी लंबे टाइम तक चलते हैं, क्वालिटी इसकी बिल्ड होती है, ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से संभाव्य गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं? नीचे दिए गए इन विकल्पों को आपको देखना है, स्टेटमेंट जो है, और विकल्प में से आपको यहाँ पर 4 विकल्प जो दिए गए हैं राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, हर तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे, आसान, मॉडरेट, कथन कारण अभिकथन तर्क वाले, स्टेटमेंट्स वाले, इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और आगे अभी मैचिंग वाले भी क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एक तो यहाँ पर देखिए पहला ये हो जाएगा बांध के पीछे का जल, और उसके बाद से तीसरा यहाँ हो जाएगा धावन पथ पर पड़ा हुआ विमान, और यहाँ पर ये आपका चौथा हो जाएगा प्रक्षेपण से पूर्व स्थित उपग्रह, और यहाँ पर ये आपका 5वां हो जाएगा कुंडलित स्प्रिंग। तो ये संभाव्य गतिज ऊर्जा, यानी कि इसमें संभावना है कि गतिज ऊर्जा होगी, ये सारे विकल्प आपके सही हो जाएंगे। पहला, तीसरा, और यहाँ पर आपका चौथा हो गया, और 5वां, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, और ये क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में है। पहले स्टेटमेंट्स में दिया गया संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 2010 में सहस्त्रबद्धि विकास लक्ष्य पारित किए गए थे। कथन दूसरे में बोला जा रहा है विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को विकसित करना सहस्त्रबद्धि विकास लक्ष्यों में एक लक्ष्य था। अब यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कथन दूसरा आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, और कथन पहला आपका यहाँ पर ठीक नहीं है। विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को विकसित करना सहस्त्रबद्धि विकास लक्ष्यों में से एक लक्ष्य यहाँ पर माना गया था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सहस्त्रबद्धि शिखर सम्मेलन का आयोजन 6 से 8 सितंबर तक न्यूयॉर्क शहर में किया गया था, और इसमें वर्ष 2015 तक के लिए 8 विकास लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था, जिन्हें सहस्त्रबद्धि विकास लक्ष्य यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है संज्ञा दी जाती है, और इनमें 8 लक्ष्य वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करने का निर्देश देता है, जिसमें से ये आपके जो स्टेटमेंट्स के फॉर्म में है वो शामिल है, और इसको अभी फिलहाल में अपडेट कर दिया गया है, यानी 2015
से फिर से इसको अपडेट करके 2030 तक इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए टाइम ड्यूरेशन निर्धारित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस सम्मेलन या शिखर सम्मेलन को संधारणीय विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCSD के नाम से भी जाना जाता है? ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, Rio+20 सम्मेलन 2012 को जो है यहाँ पर शिखर सम्मेलन को संधारणीय विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। रियो किस देश का शहर है ये आपको बताना है। रियो में एक बार ओलंपिक भी हुआ था, किस टाइम हुआ था ये भी आपको बताना है। तो ये कुछ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें पूछा जा रहा है सतही ओजोन की निर्मित में निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? कुछ यहाँ पर गैसेज दी गई हैं, इनको देख लेना है। नीचे दिए गए इन चार विकल्पों में से आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक तो पहला है नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, फिर उसके बाद से तीसरा है सूर्य का प्रकाश और यहाँ पर चौथा हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सतही ओजोन की निर्मित में जो है इनकी भूमिका इंपॉर्टेंट होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सूर्य का प्रकाश है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भौतिक भौगोलिक खतरों की श्रेणी में आता है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका हिमदाह, जो है भौतिक भौगोलिक खतरों की श्रेणी के अंतर्गत आता है। याद रखना है, भौतिक भौगोलिक खतरों से कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी भूभौतिकीय संकटों से है जिनकी उत्पत्ति पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आने वाले बदलावों एवं पर्यावरणीय स्थितियों में परिवर्तन से होती है। इसमें हिमदाह है, भूकंप है, भूस्खलन है, सुनामी है, ज्वालामुखी आदि क्रिया आपका शामिल होता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 46 है ये। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आपदा नाभिकीय आपदा की श्रेणी में आती है? कुछ विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और कूट बनाकर चार विकल्पों में से आपको राइट आंसर पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। एक तो पहला है और दूसरा है और उसके बाद से यहाँ पर तीसरा है आपदा और चेरनोबिल आपदा और 3 माइल आइलैंड घटना। ये तीनों जो है नाभिकीय आपदा के अंतर्गत आपके आते हैं और इसके बारे में मैंने पहले भी डिटेल में आपको बता रखा है। सॉरी, ये आपदा तो लिखा है, इसके आगे जो आपदा जहां पर आई थी फुकुशिमा जापान में ये आया था। न्यूक्लियर आपदा के अंतर्गत आता है और चेरनोबिल भी आपका इसी के अंतर्गत आता है और 3 माइल आइलैंड की घटना भी इसी के अंतर्गत आती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। ये कथन के फॉर्म में है। पहले कथन में दिया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अधिकांश देश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित है। कथन दूसरे में बोला जा रहा है कि जापान इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक सदस्य देश है। तो इन दोनों कथनों को समझने के बाद आपको इन चारों में से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। पहला और दूसरा दोनों सही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अधिकांश जो देश हैं वो कर्क रेखा के आसपास ही स्थित हैं और जापान इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक सदस्य देश है, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना के बारे में अगर बात कर ले तो भारत और फ्रांस की सहयोग से 30 नवंबर 2015 को पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान ही जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो है स्थापना की गई थी, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इसमें पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए सहस्त्रवादी विकास लक्ष्यों यानी MDG के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो सही है उनको फाइंड करके इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक पहला आपका सही है, दूसरा है आपका और इसमें चौथा हो जाएगा। अति निर्धनता और भूखमरी का उन्मूलन करना है MDG के अंतर्गत, और मातृ स्वास्थ्य में सुधार लाना है और बाल मृत्यु दर को कम करना है। इसके साथ साथ और भी गोल है लेकिन जो दिया गया है यहाँ पर उनमें से ये 3 आपके राइट होंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है आपका अभिकथन और तर्क के फॉर्म में। अभिकथन में दिया गया किसी शहर के मध्य भाग में रात का तापमान अगल बगल के ग्रामीण क्षेत्रों के समकालिक तापमान से आमतौर पर अधिक होता है। तर्क दिया जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों में होने वाली विकिरण हानियां ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली हानियों से कम होती है। नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर की सही व्याख्या है।
अब देखिए शहरों में अगर तुलना की जाए ग्रामीण क्षेत्रों से तो गर्मी के समय में तापमान ज़्यादा होता है। उसके पीछे अगर सिंपल सा फैक्ट देखें यहाँ पर तो लिखा गया है, शहरों में जो कंस्ट्रक्शन है, जो कंक्रीट के कंस्ट्रक्शन है बहुत ज़्यादा होते हैं और पेड़ जो पौधे होते हैं उनकी मात्रा बहुत कम देखने को मिलती है। पेड़ पौधे तो वैसे आपके जो उष्मा है उनको कंजप्शन ही करते हैं, तो अगर वो नहीं रहेंगे तो उसके कारण भी शहरों का तापमान आपका बढ़ जाएगा। और बहुत सारी गैसें भी वहाँ पर निःसृत की जाती हैं, CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारी गैसें जो उष्मा को ट्रैप करती हैं अपने तरफ और उसके बाद से वहाँ के एटमॉस्फेयर को गर्म करती हैं। एक तो और ये प्रॉब्लम हो गई, और एक कंक्रीट आपका हो गया जिसको मैंने पहले बताया, ये भी जो है उष्मा को धारण करती हैं दिन के समय में और रात को धीरे धीरे रिलीज करती हैं, तो इस कारण से भी वहाँ का तापमान आपको अधिक देखने को मिलता है। आपने अपने घरों में ही देखा होगा गर्मी के समय में बहुत ज़्यादा पूरे सुबह से लेकर शाम तक में गर्म हो जाता है, लेकिन रात के आप सुबह तक भी देखोगे अगर बहुत ज़्यादा तापमान उस समय रहा होगा तो सुबह तक भी बहुत ठंडा आपका घर नहीं हो पाता है। तो ये कुछ कारण से, ज़्यादा मैं समय नहीं लेता हूँ इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पर जो है इसमें पूछा जा रहा है कि पेरिस समझौते का उद्देश्य इस शताब्दी में तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिकरण स्तर से कितने डिग्री सेल्सियस ऊपर सीमित करना है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 डिग्री सेल्सियस तापमान को कम करना है। पेरिस सम्मेलन नवंबर और दिसंबर के अंतर्गत हुआ था आपका, 2015 तक फ्रांस के पेरिस शहर में आयोजित हुआ था, और जिसमें जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम करने हेतु 195 देशों द्वारा एक समझौता किया गया था। और यह समझौता मूलतः वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के संबंध में आपका था, जो जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम करने की दृष्टि से एक प्रभावी कदम है। और ये जो है वर्ष 2015 में पेरिस में हुई COP21 की बैठक में कार्बन उत्सर्जन कटौती के जरिए वैश्विक तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिकरण के स्तर से जो है 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की बात कही गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर आपका 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है क्वेश्चन को कवर करने में और बोलते बोलते गला पूरा सूख जाता है, तो काफ़ी एफर्ट और मेहनत के बाद ये आपके 100 क्वेश्चन की वीडियो कंप्लीट हो पाती है। तो इसको आप देखिए इत्मीनान से, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मतलब एक ही जगह आपको जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं प्रैक्टिस सेट करने के लिए नहीं मिल पाएंगे, कहीं भी आप देखेंगे। तो आप इसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और देखिए कि आपके पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट वाले यूनिट में कितने क्वेश्चन जो है सही हो रहे हैं। अब ये अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। इसमें पूछा जा रहा है Rio+20 सम्मेलन का एक मुख्य परिणाम किसके समुच्चय का विकास करना था, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, समर्थनीय विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का यहाँ पर विकास करना था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। इसमें पूछा जा रहा है सहस्त्रवधि विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन की समय सीमा क्या है, इन चारों में से आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2000 से 2015 के बीच तक था, लेकिन अभी इसको अपडेट कर दिया गया है 2015 से 2030 तक जो है जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उनको यहाँ पर अचीव करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस उपयोग योग्य कंपोस्ट निर्माण की अवधि 3 से 6 माह की होती है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पीट कंपोस्टिंग के उपयोग योग्य कंपोस्ट निर्माण करने में या इसको बनाने में जो है 3 से 6 माह का टाइम आपका लगता है। पीट कंपोस्ट, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। इसमें पूछा जा रहा है कि ओलिगोट्रोफिक झीलों की विशेषता होती है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। अभी ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ा दूसरे टाइप में हमने ऊपर अभी किया था, तो इसमें से जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मतलब जो पोषक तत्व होते हैं उसमें उसका निम्न स्तर आपका होता है ओलिगोट्रोपिक झीलों में, तो ये इसकी विशेषता होती है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। इसमें पूछा जा रहा है तापमान में एक साथ जल निकायों में ऑक्सीजन का अंश क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है या तापमान पारस के अनुसार बढ़ता है या घटता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, घटता है, याद रखना है। जब तापमान में वृद्धि होती है तब जल एवं ऑक्सीजन के मध्य रासायनिक बंध कमजोर होकर टूट जाते हैं, जिससे जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा घटती है। इससे जलीय जीवों के श्वसन हेतु आवश्यक ऑक्सीजन की मांग में जो है वृद्धि होती है। तो याद रखना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। इसमें पूछा जा रहा है बाढ़ रोकने के लिए कुर्सी दीवार बनाने को क्या कहा जाएगा? प्लिंथ, जिसको यहाँ पर कुर्सी का मतलब प्लिंथ। इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करा रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसको निवारण कहते हैं। यानी बाढ़ रोकने के लिए कुर्सी या प्लिंथ दीवार बनाने को जो कहा जाता है वो निवारण आपका यहाँ पर होता है। इंग्लिश में भी लिख रखा है, इसको देख लेना है आपको। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। इसमें पूछा जा रहा है भारत में वर्तमान में कुल संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में निम्नलिखित में से किसका योगदान है? ये आपको बताना है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा ज़्यादातर बनाई जाती है भारत में, उसमें किसका किसका योगदान है। निम्नलिखित में से यहाँ पर राइट आंसर बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक तो आपका पहला हो जाएगा सौर ऊर्जा से, दूसरा है पवन ऊर्जा से, तीसरा है आपका जल विद्युत से और चौथा है शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट का ऊर्जा में रूपांतरण और पांचवा है बायोमास ऊर्जा से। तो ये 5 जो ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जिससे भारत के अंदर वर्तमान में अभी मतलब ज़्यादातर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के अंतर्गत ऊर्जा बनाई जाती है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत और शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट का ऊर्जा में रूपांतरण और बायोमास ऊर्जा, याद रखना है आपको। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर हम तेज़ी के साथ चल रहे हैं, तो कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कम समय में कवर किया जाए और बाकी मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कुछ कुछ बीच में क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती, तो जो कि आपको दिक्कत करती मतलब देखने में। तो मैंने सेपरेट भी अलग अलग कम क्वेश्चन क्वांटिटी में लेकर एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाया है और उसकी प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको भी देखिएगा, बहुत ही हेल्प आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। इसमें पूछा जा रहा है वायु में कणाकार पदार्थ की उपस्थिति का मानव स्वास्थ्य पर सर्वाधिक प्रासंगिक प्रभाव निम्नलिखित में से क्या होगा? ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, श्वास संबंधी रोग जो है इससे बढ़ जाएंगे। यानी हवा के अंदर जो छोटे छोटे कण होते हैं जो हानिकारक होते हैं वैसे स्वास्थ्य के लिए, अगर वो आपके शरीर के अंदर चले जाते हैं फेफड़ों में तो आपको दिक्कत नहीं होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, कई सारी श्वास संबंधी बीमारियां आपको हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 और ये क्वेश्चन अभिकथन और तर्क के रूप में। अभिकथन ए में दिया गया हिमालय पारितंत्र को कायम रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तर्क में दिया गया हिमालय पारितंत्र अनेक स्वदेशी जातियों का घर है। उपर्युक्त कथनों को समझने के बाद आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है मगर आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो याद रखना है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। इसमें पूछा जा रहा है विकासशील देशों में नगरीय ठोस अपवर्ज्य की संरचना में खाद्य अपवर्ज्य के अंश की प्रारूपी सीमा क्या है? ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 40% से अधिक है। याद रखना है विश्व भर में प्रति वर्ष 2.01 बिलियन टन म्यूनिसिपल अपशिष्ट निक्षेपित होता है और इस कचरे की संरचना राष्ट्रीय आय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। विकसित देशों में नगरीय ठोस अपवर्ज्य की संरचना में खाद्य अपवर्ज्य का अंश 32% है, वहीं विकासशील देशों में यह 57% के आसपास है, जो कि 57% इसमें नहीं दिया गया है, इसलिए जो अधिकतम है 40% वो हमने लिया है 40% से अधिक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। इसमें पूछा जा रहा है संपोषणीय विकास लक्ष्य जल के नीचे जीवन का जिसके संरक्षण एवं संपोषणीय अनुप्रयोग हेतु अपेक्षित है, ये आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महासागर, समुद्र और समुद्रीय संसाधन। याद रखना है संपोषणीय विकास गोल संख्या 14 के अनुसार जल के नीचे जीवन का महासागर, समुद्र और समुद्री संसाधन के संरक्षण एवं संपोषणीय अनुप्रयोग हेतु अपेक्षित है। और हमें पता है कि एसडीजी जैसे कि अभी मैंने बताया 2015 में आपका स्टार्ट हुआ था संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के द्वारा और 17 विकास लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था और 169 उद्देश्यों को अंगीकृत किया गया था, मतलब छोटे छोटे उद्देश्यों को इसी के अंतर्गत। और पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग 1983 के अंतर्गत ब्रॉडलैंड कमीशन द्वारा जारी रिपोर्ट 1987 के अनुसार आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत विकास है। यानी आने वाली पीढ़ी जो है, आने वाली जो जनरेशन है, उनके लिए भी संसाधन के उपयोग को यहाँ पर रखना है। ऐसा नहीं कि हमें ही पूरा कंजप्ट कर जाना है, यही आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है।
यानी कि प्राकृतिक संसाधनों को जो है समुचित और अच्छे तरीके से उपयोग करना कि आने वाले टाइम में भी वो उपलब्ध रहे। जैसे कि फॉसल फ्यूल का ही हम इतना तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं, कोयला हो गया, पेट्रोल, डीजल, तो ये एक निश्चित समय के बाद आपका खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये आपका बनता रहेगा, इसके बनने की जो प्रक्रिया होती है वो करोड़ों वर्षों की होती है, तब तक हमारी कई पीढ़ी खत्म हो सकती है इसमें। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 और देखिए इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित सूची में क्योटो संधि यानी प्रोटोकॉल में सम्मिलित ग्रीन हाउस गैसों की पहचान कीजिए, क्या क्या या कौन कौन सी गैसें शामिल है। नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पहला कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा मीथेन है आपका, तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड है और चौथा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है और पांचवा है अपर फ्लोरोकार्बन है और यहाँ पर आपका 6 नंबर है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये सभी जो है क्योटो प्रोटोकॉल में सम्मिलित ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आपका आती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। इसमें पूछा जा रहा है पेरिस समझौते के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन संबंधी वचनबद्धता में वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित रखने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितनी भिन्नीय कटौती शामिल आपका यहाँ पर है, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 1/3। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। देखिए बड़ा मतलब क्वेश्चन को कराते करते बोलते बोलते गला पूरा सूख गया, तो गले में पेन भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बाकी है, 100 क्वेश्चन के पास हमें पहुँचना है। तो काफ़ी मेहनत और एफर्ट के बाद ये क्वेश्चंस तैयार होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है इस समय जो कि स्थिति चल रही है उसकी वजह से, नहीं तो मैं लगातार आपको 10 यूनिट्स के 100+ क्वेश्चन करा देता, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि हर यूनिट से मैं करा पाऊं संभवतः। तो आइए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्योंकि अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। इसमें पूछा जा रहा है मानव स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव किसके विनियमित होता है। यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल आपका ए ध्वनि की तीव्रता, बी आपकी ध्वनि की कालावधि और डी आपका यहाँ पर हो जाएगा मानव कान की संवेदनशीलता और ई आपका हो जाएगा ध्वनि की आवृत्ति रेंज। याद रखना है मानव स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की काल अवधि यानी समय अवधि जिसको बोलते हैं, मानव कान की संवेदनशीलता तथा ध्वनि की आवृत्ति रेंज से विनियमित होती है। ध्वनि प्रदूषण के कारण मनुष्य की कार्य क्षमता और गुणवत्ता में व्यापक रूप से कमी देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ एकाग्रता का कम होना, उच्च रक्तचाप और मानसिक तनाव एवं मानसिक शांति का भंग होना आदि ध्वनि प्रदूषण के दुष्परिणाम मानव के ऊपर देखे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। इसमें पूछा जा रहा है ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल निम्नलिखित में से किस पर्यावरणीय मामले से संबंध है, ये आपको इन चारों में से बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत निषेचन से ये आपका पूरी तरीके से संबंधित है। ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल ओजोन परत के निषेचनीय से संबंधित है और यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। अगर यह ओजोन परत विघटित हो जाए तो ज़्यादा पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंचेंगी, जिसके फलस्वरूप जैव मंडल पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। ये मैंने बता रखा है कि क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। मानव पे जो जीव जंतु हैं उन पर भी इसका निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और ओजोन के विघटन में कौन कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं, आपका CFC है, इसको मैंने पहले भी बता रखा है, सॉरी ये यस हो गया आपका, CFC आपका हो गया, HCF आपका हो गया, मतलब हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हेलोन गैस है और कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है। तो मतलब इस तरीके से कई गैसें हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रभाव क्लोरोफ्लोरोकार्बन का देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। ये आपका पूछा जा रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के लिए एक बहुपक्षीय कोष स्थापित किया गया था, जिसके उद्देश्य मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पक्षकार उन विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है जिनकी ओजोन क्षरण करने वाले पदार्थों के प्रति जो है प्रति व्यक्ति खपत और उत्पादन किस निम्नांकित को कम होगी। सॉरी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा, इसको सही तरीके से पढ़ के यहाँ पर इसका आंसर देना है आपको। इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 0.3 किग्रा। याद रखना है, मैं थोड़ा सा इसके एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ये आपको याद रखना है, और जिसे ओजोन परत क्षरण हेतु जिम्मेदार पदार्थों के उत्पादन एवं उपभोग में कमी लाने हेतु वर्ष 1987 में अपनाया गया था। और इस समझौते में यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके द्वारा विकासशील देशों में सीएफसी का उत्पादन एवं उपभोग बंद करने की समय सीमा निर्धारित की गई है, और इसके तहत 31 विकासशील देशों को छूट मिली है जिनका वार्षिक उत्सर्जन 0.3 केजी व्यक्ति होगा, यानी प्रति व्यक्ति के द्वारा एक साल में 0.3 केजी तक कार्बन उत्सर्जन जो है कर सकता है। इस तरीके की छूट विकासशील देशों को दी गई, यानी कि अभी वो विकसित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। इसमें पूछा जा रहा है निम्नांकित ग्रीन हाउस गैसों के गुणों की वैश्विक ताप वृद्धि क्षमता को घटते क्रम में व्यवस्थित यहाँ पर करना है आपको। कुछ गैसें दी गई हैं और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्रम होगा, सबसे पहले तो आपका यहाँ पर सल्फर हेक्साफ्लोराइड यहाँ पर आ जाएगा, फिर दूसरे नंबर पे यहाँ पर आपका CFC12 आ जाएगा, और तीसरे नंबर पे यहाँ पर आपका CFC11 आ जाएगा, और यहाँ पर चौथे नंबर पे आपका नाइट्रस ऑक्साइड आ जाएगा, और 5वें नंबर पे आपका मीथेन आ जाएगा। पूछा यही गया था ग्रीन हाउस गैसों के गुण की वैश्विक ताप वृद्धि क्षमता को घटते क्रम में रखना है कि किसका जो है जो जलवायु में जो ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, जो वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, उसमें कम सबसे योगदान किस गैस की है, इस तरीके से आपको क्रम में लगाना था। सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, सबसे ज़्यादा मीथेन आपका है जो ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित करता है, CO2 आपका। इस तरीके से इनको आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। इसमें पूछा जा रहा है सिंक बिल्डिंग सिंड्रोम्स निम्नांकित में से कौन सी स्थिति है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंडोर वायु प्रदूषण के कारण मानव स्वास्थ्य की स्थिति, ये जो है सिंक बिल्डिंग सिंड्रोम्स में कौन सी स्थिति है। इंडोर का मतलब बहुत सारे लोग ज़्यादातर तो अपने घरों में ही रहते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसे गैसों का निस्तारण होता है। अगर वो आपके कमरे में ही रह जाती हैं तो फिर से आप उनको इनहेल करोगे और ऑक्सीजन का लेवल वैसे भी आपकी बॉडी में कम हो जाएगा। तो इस तरीके की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है सिंक बिल्डिंग सिंड्रोम्स की स्थिति में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। तो इसमें ये कथन वाला क्वेश्चन है, 2 कथन दिए गए हैं। तो इसीलिए जो अभी लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया, आप घर अगर बनाओ या आपके घर है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको हवादार रखो, यानी वेंटिलेशन प्रॉपर हो, वहाँ पे खिड़की जंगले इस तरीके बहुत सारे हों। आपने कभी फेस किया होगा कि अगर आप मॉल में जाते हैं किसी, और वहाँ पर अगर AC बंद होता है क्योंकि एयर कंडीशनर होता है, तो वहाँ पर वेंटिलेशन बहुत कम होता है, और जिससे आप वहाँ पर देखेंगे आपको सांस लेने में दिक्कत थोड़ी सी हो सकती है, क्योंकि CO2 का लेवल उसमें बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जाते हैं और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और CO2 छोड़ते हैं। जब तक AC नहीं चालू होता है तो हवा बाहर मतलब वेंटिलेशन के तौर पे फेंका नहीं जाता निकाल के, और ठंडा हवा अंदर आता नहीं। तो इस तरीके से जो है बहुत सारी प्रॉब्लम, अगर बंद कमरे में आप रहते हो तो ये स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो जाएगा आपका डाइऑक्साइड लिखा है, और फ्यूरॉन अत्यधिक विषाक्त पदार्थ हैं जो मुख्यतः नगरपालिका के ठोस कचरे, खतरनाक और मेडिकल कचरे के भस्मीकरण के दौरान उत्पन्न होते हैं। इनको आपको समझते हुए चलना है। सॉरी, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ये डाइऑक्सीन ही है आपका। और यहाँ पर कथन दूसरे में है कि डाइऑक्सिन और फ्यूरान प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इनको समझने के बाद आपको इन चारों में से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कथन पहला सत्य है किंतु कथन दूसरा आपका गलत हो जाएगा। कथन पहला क्या है? सत्य है, डाइऑक्सिन और फ्यूरान अत्यधिक विषाक्त पदार्थ हैं जो मुख्यतः नगरपालिका के ठोस कचरे और खतरनाक मेडिकल कचरे के भस्मीकरण यानी उसको जलाने के दौरान उत्पन्न होते हैं। बाकी कथन दूसरा आपका गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। इसमें पूछा जा रहा है एक डिश सोलर कुकर क्या, इसके संदर्भ में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से अपना राइट आंसर बताना। देखिए क्वेश्चन का लेवल बड़ी शानदार है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बस आसान आपको देखने को मिले, हर तरह के क्वेश्चन के लेवल जो संभवतः एग्जाम में पूछ ले जाते हैं वो हर प्रकार के प्रश्न यहाँ पर देखने को आपको मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, केवल ए और उसके बाद से सी और यहाँ पर डी, यानी कि
एनोडाइज्ड एल्युमिनियम शीट की परावर्तक सामग्री का बना आपका होता है, जो एक डिश सोलर कुकर आपका होता है, और लगभग 0.6 किलोवाट विद्युत उत्पादन करने के लिए सूर्य के अभिमुख ये रहता है, और आयतित और विकिरण को सांद्रित करने के लिए परवलयी डिश का उपयोग करता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स जो है एक डिश सोलर कुकर के संदर्भ में सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। देखिए इसमें पूछा जा रहा है पर्यावरण मुद्दों से संबंधित एकमात्र संयुक्त राष्ट्र समझौता कौन सा है जिसका संयुक्त राष्ट्र के सभी 197 सदस्य राष्ट्रों ने अनुसमर्थन किया है। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। और याद रखना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को जो है 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था, और यह अंतर्राष्ट्रीय संधि है, एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संधि का मतलब बहुत सारे देश जो है इसमें पार्टिसिपेशन किए हैं, और इसका उद्देश्य पृथ्वी की ओजोन सतह को हानि पहुंचाने वाले रासायनिक पदार्थों के प्रयोग एवं उत्पादनों को नियंत्रित यहाँ पर करना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। इसमें पूछा जा रहा है वर्तमान में पवन ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन के मामलों में निम्नलिखित में से कौन सा अग्रणी देश है, ये आपको बताना है। यानी पवन ऊर्जा के उत्पादन में सबसे अग्रणी या पहले नंबर का देश कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नीचे टाइप हो गया। चीन जो है वर्तमान में पूरे विश्व के अंदर पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश आपका है। ऑप्शन नंबर बी आपको देख लेना है। और ये लगभग अपने जितना भी बिजली उत्पादन करता होगा अलग अलग माध्यमों से, उसमें 221 गीगावाट बिजली ये जो पवन ऊर्जा से उत्पादन करता है चीन। अपने आप में ऐसे नहीं, लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, वो अलग बात है, जो कंट्रोवर्सी आपकी चलती है बॉर्डर लाइन पे, लेकिन एक अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे ये कितना तेज़ी के साथ एक्सपेंड करता है कोई काम को वर्क करने में, और कितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। अगर चाइना अपनी सप्लाई या प्रोडक्शन बंद कर दे तो कई जगह या कई देशों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। मतलब काफ़ी ये रीजनेबल और कम प्राइस में जो है चीज़ों को मेक करता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अदर देशों को लर्न करना चाहिए कि कैसे कम दाम और कम एफर्ट ये खर्चे में किसी प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। में पूछा जा रहा है सोलर वाटर स्टील एक उपकरण है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा के उपयोग द्वारा पेय जल का उत्पादन करने के लिए जो है सोलर वाटर स्टील उपकरण का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से प्राथमिक वायु प्रदूषक की पहचान करें। प्राथमिक वायु प्रदूषक के अंतर्गत जो आता है उसका पहचान करना है आपको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक कार्बन एरोसोल। ये जो है प्राथमिक वायु प्रदूषक के अंतर्गत आपका आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, दोनों को आपको देख लेना है। और इसमें दो स्टेटमेंट्स में पहले स्टेटमेंट में बोला क्या गया, भारत की प्रमुख नदियों के लंबे खंडों में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग की जो है डिमांड बहुत कम होता है, और यहाँ पर नदियों के उग्र और तेज प्रवाह के कारण वायु के विसरण से उनके जल में ऑक्सीजन मिल जाता है। तो ये दोनों कथनों को समझने के बाद जो है आपको यहाँ पर राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कथन पहला सही है लेकिन कथन दूसरा आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। याद रखना है सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन हेतु आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है कहते हैं, और इसकी मात्रा अधिक होना प्रदूषण बढ़ने का संकेत है। भारत की बड़ी नदियां जिसमें गंगा आपकी है, जिसमें बीओडी की मात्रा अधिक है, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा अधिक है, इसलिए यहाँ पर जो है कथन पहला आपका सही हो जाएगा। यानी कि जो घुलनशील ऑक्सीजन आपके वाटर में होती है नदियों की वो कम हो जाती है। इसके कई सारे कारण हैं, जो शहरों के अपशिष्ट है उसमें जो है डाल दिए जाते हैं नदियों, मतलब छोटे छोटे नालों के माध्यम से वहाँ पर चले जाते हैं, और ऑक्सीजन का लेवल पानी का कम हो जाता है, और जिससे कि जो जलीय जीव हैं जो ऑक्सीजन को कंजप्ट करते हैं उनको प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, क्योंकि वो पानी के माध्यम से ही जो पानी के जो ऑक्सीजन से उससे सांस लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका केवल जो है पहला सही, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। इसमें पूछा जा रहा है कि पॉलीक्लोरिनेटेड बायोफेनाइल्स द्वारा जलीय पर्यावरण का प्रदूषण निम्नलिखित में से किनके द्वारा घटित हो सकता है। यहाँ पर कुछ विकल्प है और नीचे दिए गए इन चार विकल्पों में से आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है।
देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। केवल ए बी सी आपका होगा, ए बी और सी। सीवेज, बहिस्राव, अपशिष्ट, भास्मक और विषाक्त कचरा, ये तीनों आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में यही पूछा गया था, क्लोरीनेटेड बाइफेनाइल्स द्वारा जलीय पर्यावरण का प्रदूषण इन सभी विकल्पों में से किसके द्वारा घटित होता है। जो सीवेज रेज का पानी होता है, शहरों का मलजल होता है आपका, अपशिष्ट जो बहुत सारे गंदे कचरे होते हैं जिनको हम जला देते हैं, उनके द्वारा जो विषाक्त कचरा होता है वो, ये तीनों आपके राइट है यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 और ये स्टेटमेंट के फॉर्म में है। पहला पूछा जा रहा है कि स्वाभाविक रूप से डीजल वाहनों में हाइड्रोकार्बनों और कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन काफ़ी कम होता है। और दूसरा है कि डीजल चालित वाहन स्वाभाविक रूप से पेट्रोल चालित वाहन की तुलना में अधिक ईंधन क्षम होते हैं। तो इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। इसमें पूछा जा रहा है यदि किसी दी गई ध्वनि की तीव्रता में 2 गुना की वृद्धि होती है तो डेसिबल में ध्वनि के स्तर में कितनी वृद्धि होगी। ये इन चारों विकल्पों में से आपको बताने का प्रयास करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 डेसिबल की यहाँ पर वृद्धि आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस ऊर्जा स्रोत के दहन पर प्रति इकाई ऊर्जा आउटपुट अथवा उष्मा की मात्रा पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन अधिकतम होता है। ये इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगर कोयले का सब बिटुमिनस जो प्रकार होता है उसको आप बर्न करते हो तो इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन आपका होता है, और सबसे उच्च क्वालिटी का जो कोयला आपका होता है एंथ्रासाइट होता है, जिसको बर्न करने पे बहुत कम कार्बन निकलता है। और बिटुमिनस जो है आपका कोयले में जैसे क्वालिटी के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है अलग अलग तरीके से, तो बिटुमिनस जो है खराब कैटेगरी में आप इसको रख सकते हो, जहां पर इसको बर्न करने पे ऊर्जा तो कम प्राप्त होता है लेकिन कार्बन बहुत ज़्यादा उत्सर्जित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। इसमें पूछा जा रहा है प्रत्येक देश द्वारा दीर्घावधि कम उत्सर्जन विकास रणनीतियां बनाई जाने का सुझाव निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत दिया गया है। ये आपको बताना है। जितने भी ये आपके प्रोटोकॉल थे अलग अलग, चाहे पेरिस समझौता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और क्योटो प्रोटोकॉल, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पेरिस समझौते के अंतर्गत जो है ये दिया गया था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। इसमें पूछा जा रहा है भारत के पास विशाल थोरियम भंडार है जो कि आणविक ऊर्जा सक्षम स्रोत है। यह भंडार मुख्यतः कहाँ पर है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, केरल के समुद्र तटीय जो बालू हैं उसके अंदर ये थोरियम के विशाल भंडार आपको देखने को मिलते हैं। ये आपको याद रखना है। और ये ज़्यादातर आपको कहाँ पर मिलेगा, ये जो है आपके मतलब मोनोजाइट ऐश के रूप में मिलता है, मतलब डायरेक्ट थोरियम के रूप में नहीं, मोनोजाइट ऐश के रूप में मिलता है। और ये केरल के पालककड़ा तथा कोलम जिलों, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तथा ओडिशा के महानदी डेल्टा में ये आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप विशिष्ट लक्ष्यों की पहचान करें। यानी कि जो विशिष्ट लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था उन्हीं में से कुछ लक्ष्य दिए गए हैं, जो सही है उनकी पहचान आपको करना है और चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर ए, बी और इसके साथ ही साथ जो है आपका ई राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरदायी खपत एवं उत्पादन, भूजीवन और असमानता, ये सभी जो है सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप विशिष्ट लक्ष्यों के अंतर्गत रखा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 और ये क्वेश्चन अभिकथन और तर्क के रूप में है। अभिकथन में दिया गया मानव स्वास्थ्य के लिए पेट्रोल वाहनों की तुलना में डीजल वाहनों के उत्सर्जन अधिक हानिकारक है और डीजल वाहनों से हाइड्रोकार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन अंतर्भूत रूप से काफ़ी कम होता है। तो अभिकथन तर्क को समझने के बाद आपको चारों विकल्पों में से राइट आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ए आपका गलत है। मैं इसको थोड़ा सा हटा लेता हूँ, डी सही है आपका, ए आपका गलत यहाँ पर हो जाएगा और जो आपका आर दिया गया है यहाँ पर वो सही हो जाएगा। यानी डीजल वाहनों से हाइड्रोकार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन अंतर्भूत रूप से काफ़ी कम होता है।
और यहाँ पर जिसके कारण से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं और अभिकथन तर्क के रूप में है। अभिकथन में है सौर तालाब ताप के रूप में सौर ऊर्जा का भंडार करते हैं। सौर तालाब में निश्चित प्रवणता सांद्रता वाला जल मौजूद होता है। अब दोनों को समझने के बाद आपको राइट आंसर यहाँ पर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या यहाँ पर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। इसमें पूछा जा रहा है आईपीसी के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 में वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका योगदान सबसे कम रहा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए परिवहन क्षेत्र का जो है यहाँ पर उत्सर्जन जो है या योगदान जो है कम रहा है। याद रखना है आईपीसीसी का जो फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इसका फुल फॉर्म होता है और इसकी स्थापना 1988 में की गई थी और वर्ष 2014 में इसने अपनी 5वीं रिपोर्ट जारी की जिसमें वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में सबसे कम योगदान देने वाला क्षेत्र जो है परिवहन क्षेत्र रहा है। और वर्ष 2014 रिपोर्ट के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में क्या कार्बन उत्सर्जन रहा है ये आपको मैं बता देता हूं। परिवहन में 14% था और उद्योग के द्वारा 21% कार्बन का उत्सर्जन किया गया था और कृषि क्षेत्रों से 24% जो है कार्बन का उत्सर्जन किया गया था। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से ये आंकड़े इनको देख लेना है आपको। मान लीजिए अभी पूछ लिया गया परिवहन सेक्टर से रिलेटेड, आपसे पूछ लेगा कृषि क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पर दिया गया है और इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि पवन ऊर्जा क्षमता के बढ़ते हुए क्रम के संदर्भ में भारत संघ के निम्नलिखित राज्यों में से सही क्रम का आपको पहचान करना है, ये देख लेना है आपको। नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो है आपका ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें लग रहा है कुछ गलत मिस्टेक्स हो चुका है तो इसको थोड़ा सा अभी रहने देते हैं, लेकिन आपका ये क्वेश्चन प्रॉपर ऐसे ही बन रहा था। तो इसका राइट आंसर अगर आपको कंफर्म होता है तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो डाउटफुल है उसको मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पर। बाकी कुछ डेटा है इससे संबंध में क्वेश्चन के, मैं वो आपको क्लियरली बता सकता हूँ स्पष्ट रूप से। तो सबसे पहले जो आपका था इसमें गुजरात था जिसके द्वारा 84,431.33 मेगावाट जो है यहाँ पर जैसे कि पूछा गया पवन ऊर्जा यहाँ पर उत्पादन किया गया था पवन ऊर्जा के द्वारा बिजली का। फिर उसके बाद तमिलनाडु है, फिर राजस्थान है, मध्य प्रदेश, ये क्रम आपका होगा जो कि चारों विकल्पों में टाइप नहीं है इसलिए मैंने इसको छोड़ा था आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। इसमें पूछा जा रहा है घुलित ऑक्सीजन जल गुणवत्ता के महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में निम्नलिखित में से किसके उत्तर जीवन के लिए आवश्यक है। तो ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये है आपका मछली के लिए बहुत ही आवश्यक यहाँ पर हो जाता है। देखिए घुलित ऑक्सीजन जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा है जो कि जलीय जंतुओं के श्वसन एवं जीवन प्रणाली को सुचारू रूप से चलने हेतु उत्तरदायी होती है। यानी जितने भी जलीय जीव होते हैं वो जल के अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसी को वो लेते हैं। अगर जल में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाएगी तो वहाँ पर जो जीव होते हैं जलीय उनकी भी मात्रा आपको कम देखने को मिलेगी क्योंकि ऑक्सीजन रहेगी नहीं जिससे वो सर्वाइव कर पाए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व गंदे नालों के सूखे कीचड़ में विशेष रूप से सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। जो आपके यहाँ पर गंदे नाले होते हैं जिसमें सूखे कीचड़ आपको ज़्यादातर देखने के होते हैं तो उसमें जो ज़्यादातर तत्व मिलता है वो कैल्शियम आपको देखने को मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 और इसमें पूछा जा रहा है कि आईपीसीसी 2014 की रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रगत या वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन के आरोही क्रम में सही क्रम की पहचान करिए। तो इसी से रिलेटेड अभी हमने एक क्वेश्चन ऊपर किया था। नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो ये क्रम आपका बनेगा क्रम यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले नंबर पे भवन आपका है और दूसरे नंबर पे आपका परिवहन हो जाएगा आपका और तीसरे नंबर पे आपका यहाँ पर उद्योग हो जाएगा और चौथे नंबर पे आपका यहाँ पर क्या होगा विद्युत और ताप उत्पादन। बोला क्या गया है आपसे कि वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के आरोही क्रम में सही क्रम आपको पहचान करना है। आरोही का मतलब आप समझ रहे हैं
बढ़ते हुए क्रम में, और अवरोही बोले तो घटते क्रम में, मतलब सबसे पहले को रखेंगे ज़्यादा वाले को, आरोही का मतलब सबसे कम वाले को पहले रखेंगे, उसके बाद से आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। इसमें पूछा जा रहा है सहस्त्रवादी विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 2 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को वर्ष 2015 तक हर जगह बच्चों या बालक और बालिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम पूरा किया जाना सुनिश्चित किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है आपका प्राथमिक शिक्षा 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक जो शिक्षा होती है वो पूरा किया जाना सुनिश्चित किया गया था 2015 तक। मे बी आई थिंक कि ये पॉसिबल अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि इसको एक्सटेंड भी किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 2015 से 30 के लिए, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। इसमें पूछा जा रहा है कि स्थलीय वातावरण में कार्बन के निम्नलिखित भंडारों के प्रति इकाई द्रव्यमान की कार्बन मात्रा के बढ़ते हुए क्रम का सही अनुक्रम क्या होगा, यहाँ पर ये बताना है आपको इन चारों विकल्पों में से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर इसका जो क्रम होगा, सबसे पहले आपका यहाँ पर पांस या पीट आपका आ जाएगा, उसके बाद से दूसरे नंबर पे आपका यहाँ पर पौधे आ जाएंगे, और तीसरे नंबर पे आपका यहाँ पर मृदा के कार्बनिक पदार्थ आ जाएंगे, और चौथे नंबर पे यहाँ पर आपका जीवाश्म ईंधन आ जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा गया था, स्थलीय वातावरण में कार्बन के इन सभी भंडारों के प्रति इकाई द्रव्यमान की कार्बन मात्रा के बढ़ते हुए क्रम का सही अनुक्रम लगाना है। तो सबसे पहले पीट है आपका, दूसरे नंबर पे पौधे, तीसरे नंबर पे मृदा के कार्बनिक पदार्थ, और चौथे नंबर पे आपका जीवाश्म ईंधन। आइए अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, और ये अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। अभिकथन में बोला जा रहा है कि झीलें नदियों की अपेक्षा कम प्रदूषित होने की ओर प्रवृत्त है। तर्क बोला जा रहा है कि झीलों में जल प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा परिवर्तित होता है। अब इनको समझने के बाद आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। ए सही नहीं है, परंतु आर आपका सही है। ए क्या है आपका गलत है, और तर्क आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर झील नदियों की अपेक्षा कम प्रदूषित होने की ओर प्रवृत्त है, गलत है। झील का पानी आपका रुका हुआ होता है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसका पानी आपका नदियों की अपेक्षा ज़्यादा प्रदूषित ना हो। और झीलों में जल प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा परिवर्तित होता है, ये बात सही है। बारिश हो जाए बहुत ज़्यादा तो पानी उसका इधर से उधर हो जाए, तो ये प्रक्रिया हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। इसमें पूछा जा रहा है सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य 5 के अंतर्गत 1990 और 2015 के मध्य मातृक मृत्यु दर कितने कम करना अपेक्षित किया गया था, जो मातृ मृत्यु दर था उसको कितना कम किया जाना था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 75% तक इसको कम करना था। और मैंने अभी सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य के बारे में बताया था कि 2000 में जो है कुछ लक्ष्यों को निर्धारित 8 प्रमुख लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था, और 2015 तक इसको कंप्लीट करना था, लेकिन मे बी ये कंप्लीट नहीं हुआ, जिसको एक्सटेंड भी कर दिया गया है। तो इसमें कई सारे लक्ष्य थे, गरीबी एवं भूखमरी को खत्म करना, प्राथमिक शिक्षा के संबंध में था, शिशु मृत्यु दर कम करना, इस तरीके से 8 मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। इसमें पूछा जा रहा है कि नव तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और भारतीय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के वर्गीकरण के अनुसार लघु जल शक्ति संयंत्र की क्षमता की सीमा कितनी यहाँ पर बोली गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बनेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 से 25 मेगावाट तक ये बोला गया है। तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और भारतीय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार 25 मेगावाट तक की क्षमता वाले जल शक्ति संयंत्र लघु जल शक्ति संयंत्रों की श्रेणी में आते हैं, और इसके अंतर्गत जो है आपका जैसे कि अलग अलग तरीके से इसको कैटेगराइज किया गया है। तो अगर 100 किलोवाट के आसपास बिजली है, मतलब जल विद्युत संयंत्र है आपका, तो उसको माइक्रो में रखा गया है, और 101 किलोवाट से लेके 2 मेगावाट है तो इसको मिनी में रखा गया है, और 25 मेगावाट आपका है तो स्मॉल में इसको रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, और ये अभिकथन तर्क में दिया गया है। अभिकथन ए में दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड का सार्वभौमिक उत्सर्जन वर्ष 2014 और 16 के दौरान स्थिर था। तर्क में बोला जा रहा है कि 2014 और 16 के दौरान ऊर्जा दक्षता सुधार उपाय और निम्न कार्बन तकनीकियां मजबूती से परिनियोजित हुए थे, और इनको समझने के बाद आपको राइट आंसर देना है। देखिए हर तरह का मैं प्रश्न यहाँ पर करा रहा हूँ आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है और खुद से राइट आंसर करने का प्रयास करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, क्योंकि आर ए की सही व्याख्या यहाँ पर हो जाएगी। मतलब अभिकथन और तर्क दोनों सही है, और तर्क अभिकथन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 और ये भी क्वेश्चन अभिकथन और तर्क के रूप में है। अभिकथन में दिया गया है कि नदियों की अपेक्षा झीलों के प्रदूषित होने की अधिक संभावना होती है और झीलों के जल में प्रतिस्थापित होने में दशकों लग जाते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको इससे पहले कराया था, तो इसका आंसर तो मैं बताऊंगा नहीं, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जो है खुद से जवाब देने का प्रयास करना है। वैसे आपको सारे क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना है। आंसर मैं बताते हुए इसलिए चल रहा हूं कि आप उसे मैच करके वहीं पर कर लें कि क्या आपने सही आंसर दिया है या गलत, और इस तरीके से आपका स्कोर निकल कर आ जाएगा 100 क्वेश्चन में से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। इसमें पूछा जा रहा है कि थर्मल रिएक्टर निम्नलिखित न्यूक्लियर ईंधन के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग जो है थर्मल रिएक्टर या न्यूक्लियर ईंधन दिए गए हैं, उसमें से कितना कितना एनर्जी प्रोड्यूस आपका होता है उसके संदर्भ में जो है दिया गया है, और कौन कौन से सही हैं ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ए, बी और आपका ई सही हो जाएगा। यूरेनियम 235 और 235U हो जाएगा। यूरेनियम आपका 233 और इसके बाद ये जो आपका यूनिट दिया गया है, और प्लूटोनियम, ये सभी न्यूक्लियर ईंधन होता है। इनको कम क्वांटिटी में अगर आप बर्न करते हो तो लॉट ऑफ एनर्जी जो है प्रोड्यूस यहाँ पर आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। देखिए इसमें कुछ डिटेल्स और याद रखिएगा, आपको मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर बेसिकली याद रखना है आपको, इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये पॉइंट्स हैं। थर्मल रिएक्टर में जो है आणविक विखंडन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, और इसके लिए उन यूरेनियम या प्लूटोनियम आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें विषम संख्या में न्यूट्रॉन की संख्या पाई जाती है, जैसे कि U233 आपका है, U235 है और Pu239 है। इस तरीके से ये न्यूट्रॉनों की संख्या इसके अंदर इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। इसमें पूछा जा रहा है कि ध्वनि प्रदूषण को निम्नलिखित आयाम की मानक ध्वनि तीव्रता के संदर्भ के साथ डेसिबल में मापा जाता है, किस प्रकार से, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये आपका नीचे टाइपिंग में इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, ऊपर नीचे ये ऑप्शन आपका हो गया है। 1 पिकोवाट प्रति मीटर यहाँ पर स्क्वायर आपका हो जाएगा। याद रखना है ध्वनि प्रदूषण की इकाई डेसिबल है, और इसे 1 गुणते 10 के पावर यहाँ पर 12 हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ 1 गुणते 10 के पावर 12 आपका वाट की ध्वनि तीव्रता के संदर्भ में मापा जाता है, इसलिए ए आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। इसमें पूछा जा रहा है प्रदूषित शहरी क्षेत्र में फोटोकेमिकल धूम कोहरे में निम्नलिखित में से किसकी उच्चतम सांद्रता होती है, ये आपको बताना है किस गैस की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता सबसे ज़्यादा होती है। याद रखना है कि धूम रासायनिक कोहरा को प्रायः लॉस एंजल स्मॉग के नाम से भी जाना जाता है, और स्मॉग शब्द फॉग और स्मॉग के मिलने से बनता है, और मूलतः धूम कोहरे का प्रमुख घटक धारातलीय ओजोन या O3 गैस होती है, जिसका निर्माण नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं वाष्पशील कार्बनिक पदार्थों की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अंतःक्रिया द्वारा आपका होता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 100 है, और इतना एफर्ट करने के बाद जो है लगभग 130 मिनट आप कह सकते हैं हमने 100 क्वेश्चन को यहाँ पर कवर कर लिया, और सभी क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर से मैंने प्रैक्टिस सेट के रूप में कराया। तो इससे तो आपको एग्जामिनर का माइंडसेट भी समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे क्वेश्चन इसने पूछ रखे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन कोई और क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकते प्रैक्टिस करने के लिए, और क्वेश्चन कई बार तो रिवाइज भी मतलब रिपीट हो जाते हैं थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा क्या जा रहा है कि यहाँ पर मैचिंग वाला क्वेश्चन है। एक तो प्रोटोकॉल दिया गया है, दूसरी तरफ प्रावधान दिया गया है, तो प्रोटोकॉल को उसके प्रावधान के साथ मैच करना है। तो आइए सिंपली हम इसे मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दिया गया है, तो किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका तीसरे के साथ मैच हो जाएगा। ओजोन को कम करने वाले पदार्थों को समाप्त करने से ये संबंधित था। आपका पेरिस समझौता किससे था, ये आपका चौथे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। वांछित राष्ट्रीय निर्धारित योगदान से ये आपका पेरिस समझौता आपका संबंधित है, और इसमें कई सारे और पॉइंट्स हैं, इनको आप देख सकते हैं। और इसमें देखिए जलवायु कार्य योजना ये किससे संबंधित है, तो ये आपका पहला जो है इससे मिल जाएगा, समाकित जल संसाधन प्रबंधन से है। और क्योटो प्रोटोकॉल किससे है, तो ये जो है उत्सर्जन व्यापार से है। तो जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग आप मैच कर सकते हैं। इस बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो है आपका तीसरे के साथ है, दूसरा ये जो है आपका चौथे के साथ है, तीसरा आपका यहाँ पर पहले के साथ है, और
फिर से मैं इसको इरेज करके मिटाकर आपको कर देता हूँ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका किससे है? ओजोन से। पेरिस समझौता किससे है आपका? यहाँ पर चौथे के साथ। और जलवायु कार्य योजना किससे संबंधित है आपका? पहले के साथ। और क्योटो प्रोटोकॉल आपका है उत्सर्जन व्यापार से। तो जैसे मैच किया उसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। बड़ा एफर्ट लगा है, बोल बोल के मेरा गला पेन करने लगा है। और मैं प्रयास ऐसे ही करूँगा कि आपको, मतलब मैं कंटिन्यूस वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो भी वीडियो दूं उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले लास्ट टाइम में रिवीजन करने में। जैसे आपने थ्योरी को पढ़ लिया, तो अब ये सारे क्वेश्चन अगर आप लगाओगे तो इससे आपके जो भी मतलब थ्योरी आपने पढ़ी है ये भी क्लियर होगा कि क्या कुछ हमने पढ़ा है, क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपकी तैयारी में हेल्प करने वाला है। और किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट होता है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि यहाँ पर कोई गलतियाँ नहीं हो सकती हैं, कुछ जो त्रुटि हो भी सकती हैं, तो आप मुझे उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। उस पर उसको जो है मैं आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। बाकी एफर्ट कैसा लग रहा है, मतलब टाइम तो अनुकूल नहीं मेरे है, लेकिन तभी भी मैं टाइम निकाल के ये सारा काम कर रहा हूँ आपके लिए। और इसका कोई मुझे अपने व्यक्तिगत लाभ नहीं है, लेकिन आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है। तो आप हमें अप्रिशिएट करने के लिए लाइक भी कर सकते हैं यहाँ पर, मतलब एक पॉजिटिव मोटिवेशन के लिए आप लाइक कर सकते हैं। और लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, जो हम मेहनत कर रहे हैं इतना टाइम निकाल के 4-4, 5-5, 6-6 घंटे के बाद ये जो है आपका तैयार हो पाता है कंटेंट या मटेरियल, तो उसके बाद से ये आपको वीडियो मिलती है। तो लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन बना रहेगा। और इसे शेयर करिएगा कि आपको तो लाभ मिले, दूसरों को भी इससे फ़ायदा मिल जाए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में जो है आप बेल आइकन का बटन जो है प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो ये लगभग आपका 1.5 घंटे में आपका वीडियो कंप्लीट हुआ। इससे पहले वाली जो मैंने 100 क्वेश्चन आपको कराया था हायर एजुकेशन में, वो इससे भी कम समय में हुआ था। आज थोड़ा सा गले में दर्द होने की वजह से स्पीड में नहीं पकड़ पा रहा था, जिसके कारण से ये आपका 1.5 घंटे लग गया। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि 1 घंटे के अंदर ये 100 क्वेश्चन आपको कराए जाएँ। बाकी आप स्पीड को जो है बढ़ाकर देख सकते हैं तेज़ी के साथ, क्योंकि ये आपको कैसे मैनेज करके आप देखते हैं ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। बाकी मैंने 100 क्वेश्चन आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के ही ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको आपको 1 से 2 बार रिवाइज करना है, मतलब लगाना है। तेज़ी के साथ मैं चल रहा हूँ, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को देखिए, फिर राइट आंसर अपना देखिए, फिर जो मैं बोल रहा हूँ उससे मैच करिए, फिर आगे बढ़िए। ऐसे करके आप इन 100 क्वेश्चन को कवर सकते हैं। और बाकी ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार इस चैनल के प्रति बनाए रखिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कोई काम करता है पॉजिटिव मोटिवेशन के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ शानदार 100 क्वेश्चन के साथ अलग यूनिट में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।